देखो लास्ट क्लास में अपनों ने 72 तक डिस्कस कर लिया था। आज अपने सीपीसी के सेक्शन नंबर 73 से पढ़ने वाले। देखो इस जो आज अपने सेशन करने वाले हैं, इस सेशन में कुछ सेक्शन जो है अपने प्री के लिए हैं और कुछ सेक्शन जो है वो अपने मेंस के लिए हैं। तो जो होंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, जो की पॉइंट्स बताऊंगी वो साथ के साथ बेरेक में या नोट्स में आप ऐड कर सकते हो। देखो क्या कहता है सेक्शन 73, निष्पादन विक्रय के आगामों का, आगामों मतलब जो आने वाली इनकम है उनका, डिक्रीदारों, डिक्रीदार कौन होता है? जिसके फेवर में डिक्री आई है। डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक, आनुपातिक का मतलब होता है अनुपात में, जिसका जितना हिस्सा उस अनुपात में आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। कि जब कोर्ट के द्वारा जो डिक्री आई है उस डिक्री का एग्जीक्यूशन हम कैसे करेंगे? तो जितने डिक्री होल्डर है उनको हम क्या करेंगे? अनुपात में देंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। कोर्ट में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक केस चल रहा था। उस केस में 5 जने जो थे वो थे वादी। ये 5 जने वादी थे और इन्होंने क्या कर लिया? केस जीत लिया। अब यहाँ पे एक ही प्रतिवादी था जो कि था X, और ये 5 वादी थे A, B, C, D और E। 5 वादी थे जिन्होंने केस जीत लिया और ये जो प्रतिवादी था ये केस हार गया। अब हार गया तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बेच के इससे जितना भी पैसा आएगा वो इन पांचों में इनके हिस्से के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाएगा। मान लो इस प्रॉपर्टी से मिला हमें 20 लाख रुपए। अब 20 लाख में A का जितना हिस्सा होगा 50% वो A को मिलेगा, B का हिस्सा था 30% उसको इतना मिलेगा, C का हिस्सा था 5% उसको 5% मिलेगा, D का था 5%, E का था 10%। तो इनका जितना अनुपात होगा उस अनुपात में हम इनको क्या कर देंगे? जो भी आगम आएंगे, जो भी पैसे आएंगे वो इनको उस अनुपात या हिस्से में हम दे देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस सेक्शन का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उस तरीके से इसी सेक्शन को हमें समझना है। अब देखो थोड़ा सा बेरेक्ट का देखते हैं कि जहां आस्तियां मतलब एसेट्स, जितने भी संपत्तियां हैं कोर्ट द्वारा धारित है, और ऐसी आस्तियों के प्राप्ति के पहले एक से अधिक व्यक्तियों ने धन के संदाय की ऐसी डिक्रियों के जो एक ही निर्णीत श्रेणी के विरुद्ध पारित है, इसी के अगेंस्ट जो है हमें डिक्री आई थी, इनके फेवर में एबीसी के फेवर में डिक्री आ गई थी। निष्पादन के लिए आवेदन कोर्ट से किए हैं और उनकी तुष्टि प्राप्त नहीं की है, वहां खर्चों को देखते हुए आस्तियां व्यक्तियों के बीच आनुपातिक रूप में वितरित की जाएगी। अनुपात मतलब हिस्से के रूप में क्या की जाएंगी? डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। तो इस सेक्शन को हमें इस तरीके से हमें पढ़ना है। देन आ जाओ सेक्शन नंबर 74। लिखो, यहां से हमारा प्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो ये सेक्शन कहता है निष्पादन का प्रतिरोध। एक वर्ड बार बार हम सीपीसी में पढ़ते हैं, निष्पादन। देखो निष्पादन का मतलब होता है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने तो कोर्ट के अंदर बैठ के ऑर्डर दे दिया, तो इस ऑर्डर को अब हम क्या करेंगे? पूरा भी तो करेंगे। मान लो कि ये एक प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी में एक्स नाम का व्यक्ति जो है वो इलीगल, अवैध तरीके से कब्जा करके बैठा है। अब ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया? इसके अगेंस्ट केस किया कि सर ये मेरी प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा करके बैठा है। अब इसके पास सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रूफ, ये केस जीत गया। केस जीतने के बाद ये अभी भी इसी घर में बैठा है, तो यहाँ पे ये ए जो है ये कोर्ट से कहेगा कि सर आपने ऑर्डर तो दे दिया लेकिन वो वहीं पर बैठा है, इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन तो करवा दो।
तो कोर्ट क्या कहेगी, पुलिस को जाके या फिर अदर पर्सन को जाके कहेगी कि जाओ और ये घर खाली करवाओ। अब जब यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये घर खाली करवाओ और पुलिस आके इस घर को खाली करवाती है, इसका मतलब कि कोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो रहा है। मतलब कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको पूरा किया जा रहा है। तो जब पुलिस इससे घर खाली करवाती है तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो रहा है, निष्पादन हो रहा है। अब इस निष्पादन में अगर प्रतिरोध का मतलब है बाधा, अगर आप इस निष्पादन में बाधा डालोगे, रुकावट पैदा करोगे, तो हम आपको जेल भी भेज सकते हैं। देखो बेरेक्ट की लैंग्वेज, जहां कोर्ट का ये समाधान हो जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे के लिए डिक्री के एग्जीक्यूशन में स्थावर संपत्ति का क्रेता संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने के लिए निर्णित ऋणी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिरोध या बाधित किया गया है, और ऐसा प्रतिरोध या बाधा किसी न्याय संगत हेतु के बिना है, बिना किसी रीजन के आप ये घर खाली नहीं कर रहे हो या घर खाली नहीं होने दे रहे हो, तो वहां डिक्रीदार या क्रेता की प्रेरणा से कोर्ट निर्णित ऋणी या अन्य व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश देगा। कि जब आप कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं होने दोगे तो कोर्ट यहाँ पे आपको सिविल जेल में भेजने का ऑर्डर देगा, जो 30 दिन तक की अवधि का हो सकेगा, या एडिशनल डायरेक्शन दे सकेगा कि डिक्रीदार या विक्रेता की संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए। तो अगर निष्पादन का प्रतिरोध किया तो एरो करके लिखो, सिविल जेल में भेजा जा सकेगा, सिविल जेल में भेजा जा सकेगा। और ये जो सिविल जेल में भेजने का जो कोर्ट ऑर्डर देगा वो कितने दिन का होगा, तो 30 डेज तक के लिए कोर्ट आपको कह सकता है, 30 दिन तक के लिए कोर्ट आपको जेल में भेजने का ऑर्डर दे सकता है, जब आप कोर्ट का ऑर्डर होने से या फुलफिल होने से रोकोगे। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कहता है आनुषंगिक कार्यवाहियां। देखो यहाँ पे जो सेक्शन 75 है इसको स्टार करके लिखो, प्री और मेंस का क्वेश्चन है। कहता है कमीशन निकालने की न्यायालय की शक्ति। ये जो कमीशन है, इस कमीशन का मतलब है कि एक व्यक्ति, कोर्ट एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो कि कौन कौन से काम कर सकता है, सुनना। कोर्ट किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अकाउंट्स की एग्जामिनेशन के लिए, पार्टीशन के लिए, या किसी वैज्ञानिक, तकनीकी या एक्सपर्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या प्रॉपर्टी का विक्रय करने के लिए, या अनुसचिवीय कार्य करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। तो कोर्ट यहाँ पे कमीशन निकालता है। किन किन रीजंस के लिए कोर्ट कमीशन निकालता है, तो अनुसचिवीय कार्य के लिए, प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, एक्सपर्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए, अकाउंट्स की एग्जामिनेशन के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, और व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए कोर्ट यहाँ पे कमीशन निकाल सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन किन कामों के लिए कमीशन निकाला जा सकता है। अब इसी का आपने बेरेक्ट का था, बेरेक्ट का लिखा। अब एक क्वेश्चन बना के भी लिख सकते हो कि सीपीसी 1908 में किन किन कार्यों के लिए कमीशन निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। तब यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे शफल करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको फिर ये सेक्शन एक्सप्लेन करके लिखना है। देन बात करेंगे अन्य न्यायालय को कमीशन, कि जब जब हमें जरूरत पड़ी तो हम किसी
अदर कोर्ट में जो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कमीशन निकाल सकते हैं। अब देखो 77 वेरी इंपॉर्टेंट है प्री और इंटरव्यू के लिए। देखो अनुरोध पत्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ, अगर हमें इंडिया के अंदर ही एग्जामिनेशन करने के लिए, पार्टीशन के लिए, प्रॉपर्टी के सेल के लिए निकालना है तो हम निकालेंगे कमीशन, और यही हमें आउट ऑफ इंडिया के लिए जब हम ऐसी तरीके का कमीशन निकालेंगे तो उसे हम कहते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अनुरोध पत्र, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो इन इंडिया कमीशन, आउट ऑफ इंडिया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र भी जिसे हम कहते हैं निकाला जाता है। तो इंडिया में अगर इस तरीके का काम करना है तो हम निकालेंगे कमीशन, आउट ऑफ इंडिया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब देखो क्या कहा, कमीशन निकालने के बदले कोर्ट ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अनुरोध पत्र निकाल सकेगा जो ऐसी जगह में निवास करता है जो भारत के भीतर नहीं है। मतलब इंडिया के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर अगर हमें व्यक्ति की एग्जामिनेशन करनी है तो हम क्या निकालते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बार बार जोर इसीलिए दे रही हूँ। देन आ जाओ 78, विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमें फॉरेन कोर्ट के लिए कोई कमीशन निकालने हैं तो फॉरेन कोर्ट के लिए हम कमीशन तभी निकाल सकते हैं जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड करे। जैसा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बताएगी वैसे ही हम उनके अकॉर्डिंग कहे मात्र हम काम करेंगे। अब देखो क्या कहता है, शर्तों के अधीन रहते हुए साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए कमीशनों के निष्पादन और लौटाने के संबंध में कमीशन को लागू होंगे जो भारत के उन भागों जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जहां सीपीसी लागू नहीं होती, स्थित न्यायालयों या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों, केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा जो भारत के बाहर कोर्ट चालू किए गए उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों, या भारत से बाहर किसी राज्य या देश में या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों, तब हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहे अनुसार जैसा वो बताएगी वैसा ही हम कमीशन निकालेंगे। देन आ जाओ सेक्शन 79, वेरी इंपॉर्टेंट प्री और इंटरव्यू का क्वेश्चन है। पार्ट 4 हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कहता है सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद। देखो एक चीज बताती हूँ, बहुत बार हम जब केस का नाम पढ़ते हैं तो उनमें लिखा होता है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया या भारत सरकार लिखा होता है केसेस के नेम के आगे या पीछे, या राज्य की सरकार। अब देखो वो चीजें सीपीसी के कौन से सेक्शन में दिए गए हैं। अब देखना, जब सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध वाद में यथास्थिति वादी के प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया होगा, या राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में राज्य होगा। कि जब आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाद लाना है तब एक जगह तो वादी का नाम आता है और दूसरी जगह जो नाम यूज होता है वो यूज होता है भारत संघ, या अगर स्टेट का केस है तब यूज होता है राज्य, तब यूज होता है राज्य। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 80। सेक्शन नंबर 80 हमें बताता है सूचना के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री और मेंस दोनों का है, तो हम इस सेक्शन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं इसी के बाद हमारी एक लाइव क्लास होगी जो कि हम BSA के MCQs को कवर करेंगे। तो आपको इसके बाद जो हमारी लाइव क्लास होगी जिसका लिंक आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया जाएगा एंड जो लोकल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी दे दिया जाएगा, तो उस लाइव क्लास को आपको अटेंड करना है।
इसी के साथ अभी तक अगर आप मेंबर्स आपने एमडी लो क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप एमडी लो क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे डेली आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहां पे जो भी यूट्यूब की क्लासेस होती है उनकी सारी पीडीएफ आपको उसी ऐप पे मिलेगी, जहां से आप डायरेक्ट उनको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।